कल शनिवार है ना, 11 बजे। हाँ कल क्लास होगी। हाँ सूचना मिला है 11 बजे से होगी क्लास। क्या? हाँ हाँ सुनिएगा, ना ये तो अनुच्छेद नहीं ना हो रहा है, अभी संविधान संशोधन हो रहा है, ठीक है। हाँ तो ये आपको संविधान संशोधन में थोड़ा आइएगा, कुछ रह गया है। 24वां संविधान संशोधन क्या कहता है? ये 24वां और 71 दोनों कब आया? 1971 में। लेकिन दोनों का संबंध किस क्षेत्र से है? 24 कहता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करेगा कौन? संसद। यानी कह सकते हैं कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का जो शक्ति दिया गया संसद को, वह कौन सा संविधान संशोधन? तो 24वां संविधान संशोधन। 26 क्या कहता है? प्रिवी पक्ष का नाम सुने होंगे, प्रिवी पक्ष या उपाधि। प्रिवी पक्ष या उपाधियों का जो अंत है, अब आपको किसी संस्था द्वारा या व्यक्ति द्वारा न दिया जाकर किसके द्वारा दिया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह व्यवस्था कौन सा संविधान संशोधन? तो 26वां संविधान संशोधन। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 क्या कहता है? हाँ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया कैसे? तो 69वां संविधान संशोधन 1991। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003। ये क्या कहता है कि कैबिनेट मंत्री में कितना प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकता? तो 15%। यानी कहने का अर्थ कि कैबिनेट मंत्री कितना प्रतिशत से अधिक नहीं बनाया जा सकता, तो 15% से। कौन कहता है? 91 ना, 91वां संविधान संशोधन 2003। उसके बाद है आपको 10 और 13, 10 1961 में और 13 1962 में। तो 10 क्या कहता है? 10वीं अनुसूची थोड़ी है, संविधान संशोधन है। जब लिखते हैं तो आप लोग अनुच्छेद में चल जाते हैं न तो अनुसूची ना, ठीक है, अच्छा बात है, ठीक है। तो 10 में आपको दादर एवं नगर हवेली, यानी दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा दिया गया? नागालैंड को राज्य का दर्जा। नागालैंड को राज्य का दर्जा किसके द्वारा? 13वां संविधान संशोधन 1962। 53वां संविधान संशोधन 1986। इसमें किस राज्य को मान्यता मिला? गोवा तो 56 87, गोवा तो आपको 56 बताए होंगे ना, 56 आपको बताए हैं गोवा, 55 बताए हैं क्या? अरुणाचल प्रदेश। यानी 55 जो है 1987 में कौन? गोवा ना गोवा। और 55वां आपको 1986, 55वां 1986 में कौन? अरुणाचल प्रदेश। अब आएंगे 53वां 1986 में कौन? मिजोरम ना। हाँ वो सब पहले कंबाइंड था तो अलग हुआ, यानी कह सकते हैं मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला किसके द्वारा? तो 53वां संविधान संशोधन 1986। उसके बाद 21 हुआ है, 21 71 92 हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, तब हुआ है, तब हुआ है। तो ये सब संविधान संशोधन थोड़ा याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई सब है। वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ एक शून्यकाल का नाम सुने होंगे, एक होता है शून्य आधारित बजट, तो इकोनॉमिक्स में हो गया ना। एक शून्यकाल हो गया, वो आपके संविधान से रिलेटेड है। यानी शून्यकाल जो होता है यह दुनिया में किस देश का देन है? सही है, अगर पूरे दुनिया में अगर शून्यकाल दिया, वह भारतीय संसद का देन है। शून्यकाल कौन दिया? शून्यकाल आपको भारत का देन है। लेकिन शून्यकाल आखिर होता क्या है? यानी प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय, यानी प्रश्नकाल पहले होता होगा और शून्यकाल उसके बाद होता होगा। यानी प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो आपको शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में मौखिक पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपको मौखिक, सही है, ये जो मौखिक होता है यानी लिखित रूप से नहीं दिया जाता है, आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी समय उसका सब बहुत सारा है, उसमें एक से क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं और उसके बाद फिर अलग टाइम है उसका आंसर देने का। लेकिन शून्यकाल में होता क्या है कि उसी समय आप क्वेश्चन मौखिक पूछिए और उसी समय उसका जवाब मिल जाता है ना, उसी समय आपको कहिए और उसी समय पाइए। इसमें शून्यकाल में, तो शून्यकाल का जो समय होता है वो कितना घंटा होता है?
1 घंटा। कैसा होता है आपको? 1 घंटा। लेकिन इसमें कैसा मुद्दा होता है जो उसी समय पूछा जाता है और उसी समय जवाब दे दिया जाता है? अति महत्वपूर्ण मुद्दा। क्या होता है? अति महत्वपूर्ण मुद्दा को पूछा जाता है इसमें, जो देश का भविष्य उससे जुड़ा हो, जिसके कारण तत्काल पूछा जाता है और तत्काल उसका जवाब दिया जाता है। लेकिन इसमें अधिकतम कितना क्वेश्चन पूछने की आजादी है? कितना आपको? आप मात्र कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ऐसा सबका समय हो, ये नहीं कि आप खड़ा हो गए तो बोलते रह गए, क्वेश्चन करते रह गए ना। वो जो समय सब है अति महत्वपूर्ण है। किसमें क्या करना है उसके लिए सबका लेवल बना हुआ है। संसद में भी आपको कौन सांसद या आपको विधानसभा में कौन विधायक कितना समय तक बोलेगा, तो सबका भी डिसीजन निर्णय रहता है कि किसको कितना बोलना है, कितना समय दिया जाएगा। ये नहीं कि लाठी टिकट पकड़ लेना है तो बोलते रह जाना है। तो अति, हाँ बोलिए ना। देखिए, राष्ट्रपति से अगर उसका जो कहिएगा पूछने का जो है, यह आपको तय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, टाइम कितना देना है कोई जरूरी नहीं है कि 5 है तो 5 पूछना ही है वो। हाँ, वह निर्णय या वह किसके विवेक पर निर्भर करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो अति महत्वपूर्ण मुद्दा को रखा जाता है और कितना प्रश्न ना, आपको कितना प्रश्न पूछा जाता है अधिकतम, तो आपको 20। लेकिन इसका समय अभी वर्तमान में कितना है? सही है, आपको अभी 1 से 2, पहले था 12 से 1, पूर्व पूर्व वर्तमान। जब चेंज हो जाएगा तो हम लोग भी चेंज कर देंगे। ठीक है, अपडेट का क्या अर्थ हुआ होता है ना। अब ऐसा नहीं कि आप लोग को हम लोग कभी बता दिए होंगे कि भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह था। अब 5 साल 7 साल के बाद 10 साल के बाद भेंट कीजिएगा तो कहेगा ना आप तो बताते मनमोहन सिंह। तो समय के अनुसार बदलता भी है ना, वो सब संसद का देन है कि कब क्या होगा ना। हाँ, आए खाना वो तो इसके बाद होता है। ये जो है आपका, ये जो होता है आपका वर्तमान में टाइम जो है कितना है आपको? तो 1 से 2, जबकि पूर्व में टाइम क्या था? 12 से 1। यही आपका शून्यकाल है जो भारतीय संसद का देन है। किसका? देखिए, अब बताते हैं। कुछ जो संसद की प्रक्रिया है जिसको चलाने में जो कठिनाई होती है ना, तो उसके लिए टाइम। बाकी अगर आपसे अभी भी पूछेगा तो वही, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन देते हैं, जैसे मसाला का उत्पादन। ठीक है, अब जो है मसालों का बगीचा। आप बताइए, मसालों का बगीचा तो इसलिए कहा जाता होगा कि जहां आपको मसाला का ज्यादा उत्पादन होता होगा, क्योंकि यह जो नामकरण पड़ता है वह भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पड़ता है ना। अब जो समय के अनुसार कुछ ऐसा भी राज्य है जो समय के उस दौरान जो मसाला का इससे भी ज्यादा आपको उत्पादन करने लगा। यानी कहने का आज के डेट में केरल मसाला का उत्पादन न करके नंबर 1 कौन है? आंध्र प्रदेश। अभी नंबर 1 कौन है? अब ये ना कि हम पूछेंगे कि मसाला का बगीचा कौन है तब आंध्र प्रदेश कहेंगे। एक बार जो भौगोलिक जो नामकरण पड़ता है वो रह जाता है। वो भले उत्पादन की बात कहेंगे तो अलग अलग समय में आप जैसे जैसे उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसका नाम कहिएगा ना। तो आज भी अगर कहेंगे भले मसाला का बगीचा में केरल का रैंक जरूर गड़बड़ा गया हो, लेकिन आज भी मसाला का बगीचा किसको कहेंगे? क्योंकि यह जो नामकरण या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पड़ता है क्या, तो वो भी रहेगा। लेकिन आज मसाला का प्रोडक्शन की बात हो तो मतलब कोई भी राज्य उत्पादन ज्यादा करके अपना नंबर 1 रैंक ला सकता है। तो आज नंबर 1 कौन है? इससे पहले गुजरात था, उससे भी पहले आपका केरल था ना। तो ये सब है। उसके बाद है आपको संचित निधि। जानते हैं, देश में जितना आय होता है यह सब जमा कहां किया जाता है? ये सब आपको संचित निधि में आपको इसका वर्णन मिलता है। लेकिन भारतीय संचित निधि का गठन करने का अधिकार किसको है? यानी गठन कौन किया ना, कौन करता है? आपको संसद इसका गठन करता है। तो आप बताइए, यह जो है आपको इसका कौन सा अनुच्छेद में जिक्र है? अनुच्छेद 266। किसमें वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन मिलता है। यानी कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कोष या सबसे बड़ा निधि या सबसे बड़ा फंड कौन है? यही भारत का अगर सबसे बड़ा अगर निधि कहेंगे, निधि माने समझे, फंड या कोष, यानी भारत का या भारतीय संसद का सबसे बड़ा निधि या फंड या कोष कौन होता है? या भारत का संचित निधि आपका होता है। लेकिन संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसको है? सही है, इसको धन निकालने का अधिकार धन ना हाँ संसद को। देखिएगा, धन निकालने का अधिकार या स्वीकृति देने का किसका? स्वीकृति देने का अधिकार या अनुमोदन करने का अधिकार किसको होता है? अगर इसमें से 1 रुपया भी अगर निकलता है तो वह किसके मर्जी से नहीं निकल सकता? तो संसद से। संसद चाहेगा तो ही रुपया निकल सकता है। इसलिए कह सकते हैं धन निकालने का जो स्वीकृति मिलता है या जो अनुमोदन होता है उसके लिए जिम्मेवार कौन? संसद होता है। कौन होता है आपको? हाँ वही पढ़ लिया मैं। ठीक है, आपको संसद होता है ना। हाँ, तो ये देख लीजिएगा। अब जो है कुछ जो पोस्ट जो होता है आपका
जो संचित निधि से किसका वेतन दिया जाता है। और तो आप देखिएगा संचित निधि से जो वेतन वेतन भाता पेंशन ना, कहने का कि राष्ट्रपति का भी दिया जाता है, किससे, उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का पदेन सभापति ना, या अन्य सदस्य, राज्यसभा का अन्य सदस्य, राज्यसभा का अन्य सदस्य ना। हाँ आते हैं आते हैं आते हैं। उसके बाद आपका कैग का नाम सुने होंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी वेतन भाता पेंशन कहाँ से, इस संचित निधि से। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष किससे, ये भी संचित निधि से। लोकसभा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी कहेंगे किससे, तो भारत के संचित निधि से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश आए, हाँ निर्वाचन। उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग भी, इसमें यूपीएससी भी लिख दीजिए ना। ये सब भी आपको अब सुप्रीम कोर्ट में या थोड़ा हाई कोर्ट में ध्यान रखना है, बाकी तो बन जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, दोनों का वेतन भाता पेंशन ये तीनों कहां से, संचित निधि से। अब थोड़ा हाई कोर्ट में हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, यानी यही हम लोग कैटेगराइज कर देंगे किसमें, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का वेतन और भाता, यानी वेतन और भाता, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश उस राज्य में रहता है कि देश में, राज्य में, तो उसका वेतन कहां से मिलेगा, सही है आपको, राज्य संचित निधि। लेकिन जब रिटायर हो जाता है, पेंशन कब मिलता है, ज्वाइनिंग लेने पर कि रिटायरमेंट पर, रिटायरमेंट यानी काम करना जब यह बंद कर देता है तो वह वेतन कहां से मिलेगा, संचित निधि का अर्थ है भारत का संचित निधि। राज्य में ऑलरेडी आपको लगा होगा क्या, राज्य आपको लगा होगा, सीधे संचित निधि अगर कह देगा तो केंद्र होगा कि राज्य, राज्य में आपको राज्य लिखेगा। तो यानी पेंशन की व्यवस्था अगर कहेंगे तो किसमें, संचित निधि, यानी भारत का संचित निधि या संचित निधि कह सकते हैं ना आपको, संचित निधि। तो ये देख लेंगे, लेकिन इसका जो है रुपया इसमें कितना होगा, क्या इसका सीमा है क्या, नहीं है। इस सरकार के राजस्व पर निर्भर करता है कि कितना रुपया आएगा। टैक्स ज्यादा होगा तो आपके पास ज्यादा आएगा, ईमानदारी पूर्वक से जनता टैक्स देती है तो सरकार के राजस्व भी क्या होगा, बड़ा होगा। और तो इसका जो पूंजी का जो सीमा है, तो क्या सीमा है, सीमा जो इसका है पूंजी सीमा नहीं है। लेकिन अब हम लोग आते हैं आकस्मिक निधि में, क्या राज्यपाल ये समय नहीं। उसके बाद है आपको आकस्मिक निधि, नाम है आकस्मिक, यानी पहले से इसका मालूम नहीं है, यानी देश में किसी तरह का प्राकृतिक प्रकोप हो जाए अचानक, जैसे आप कोरोना को ही ले लीजिए, कोरोना कह के आया था कि बिना कहे हुए, बिना कहे हुए। बाढ़ आता है तो कह के आता है, चक्रवात आता है तो कह के आता है, नहीं आता है। भूकंप आता है तो कह के आता है, बादल फटता है तो कह के आता है, नहीं आता है। सुनामी आता है तो कह के आता है ना, ये सब बिना कहे आता है, यानी आकस्मिक आपका होता है। तो ये जो आकस्मिक जो होता है उसके लिए संसद से इसको इसलिए हटा दिया है ताकि संसद से पैसा निकालने में संसद का अनुमोदन या स्वीकृति होना जरूरी है। आज जब वह संसद की कार्रवाई समय समय पर गड़बड़ाता रहता है, तो जिस समय प्राकृतिक प्रकोप रहेगा, लोग अगर पानी में डूबता रहेगा, तो उस समय संसद की कार्रवाई अगर नहीं चल रही होगी या उसको पैसा डिमांड करने में या पारित करने में वक्त लग जाता है, तो बताइए वह सब जो है आपको रिलीफ के लिए बैठे रहेगा क्या, पता चलेगा कि एक सप्ताह के बाद जो भी उसमें सब खत्म हो गया। तो इसीलिए उसका एक अलग से फंड निर्धारित कर दिया गया ताकि उसमें किसी से पूछने और समझने की नौबत न आए, तत्काल आपको रुपया निकासी किया जाए और तत्काल जिस राज्य में उस तरह की घटना घटी है उस राज्य के फंड में चला जाए और राज्य में जिस जिला में प्रभावित होगा उस जिला में चला जाए। और वह जिला जो में आपका डीएम क्या करता है, रुपया निकाल कर, जहां देखिएगा डीएम दौड़ता रहता है सब जगह, कहां कहां प्रभावित है। कोरोना में तो देखा डरो था, हाँ बार कोरोना में तो मजबूरी हो गया, थोड़ा लोग तो छुए छुप का बीमारी था, लोग इसे भी थोड़ा अवसर डर गया। भले हॉस्पिटल में तो जरूर लोग भर्ती कर देता था अपने पेशेंट को, लेकिन वहां ना कोई डॉक्टर देखता था और ना ही कोई नर्स देखता था, दवा पानी का। इसी के कारण जो है ना बहुत जल्दी पेशेंट मर भी गया उसमें ना। और सबसे बड़ी बात है मरने का है कि एगो तो लोग डरने लगा उस पेशेंट से, लोग भेंट मुलाकात कम करने लगा, उसको लगा कि शायद लगता है कि अब हम नहीं जिएंगे ना। तो कहने का कि उस दौरान कोरोना से लोग कम मरा, हार्ट अटैक से ज्यादा मरा, डर की भावना ज्यादा हो गया। कोई हाँ आप कोई समाचार भी पूछता था ना, जैसे हम लोग कोरोना में घर चले गए तो दरवाजा पर बैठे रहते थे, तो कोई पूछता क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है ना, कहता है यानी ठीक है अब जाइए, अब ठीक है ना, तो वैसे सब समाचार ठीक है ना। अगर कोरोना नहीं रहता तो क्या कहते हैं, कोई परिचित आदमी रहता है तो सब ठीक ठाक है, यानी ठीक है फिर आइए कुछ और देखा जाए ना। और उस समय क्या कहते थे, सब ठीक है, यानी अब जाइए, माने आदमी से आदमी को डर लगने लगा।
जैसे लोग भूत से डरता है वैसे लोग आदमी से, वह छुए छूत के कारण। तो यही आपको जो है, आपको आकस्मिक जो घटना घटेगी उसके लिए जो फंड या कोष या निधि का जो प्रयोग किया गया है या लाया गया है, वह आपका फंड क्या कहलाता है? आकस्मिक निधि। इसको भी गठन करने का अधिकार किसको है? संसद को। लेकिन उसमें पैसा कितना होगा इसका निर्धारण कौन करेगा? यानी पूंजी निर्धारण कौन करेगा? इसमें भी पूंजी कितना होना चाहिए, पैसा कितना होना चाहिए, इसका भी निर्धारण कौन करेगा? लेकिन इसमें पूंजी कितना है? अब तो शायद बढ़ाया है, 3000 करोड़ करने जा रहा है ना, इधर बढ़ाने की बात चल रही है ना। तो देखिएगा आपको पूंजी जो सीमा है इसमें कितना है? 500 करोड़। लेकिन ये जो 500 करोड़ जो रुपया है वह कहां से आता है? ये रुपया जो है, रुपया आपको कहां से आएगा? यानी पूंजी कहां से आएगा? सही है, आपको किससे? आपको संचित निधि से यह रुपया आपको आएगा। लेकिन ये 500 करोड़ रुपया जो लाया गया, इसका जो सीमा, इसका सीमा जो है यह आपको सीमित है या असीमित? असीमित कि सीमित है? सीमित है, ठीक है। इसका जो है उसमें कहे कितना आएगा तो आप बताए हैं असीमित ना, लेकिन इसका जो है क्या है? सीमा है आपको सीमित है। यानी कितना रुपया रहेगा? यानी जब तक संसद से नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक इसको 500 करोड़ रुपया रखा जाएगा। तो आप बताइए इसका दायरा सीमित हुआ कि असीमित? सीमित ना हो गया। उसमें बताए हैं 200 की 400 500, कुछ नहीं बताया, सीधे आय। तो आय कितना होगा सरकार को भी पता रहता है क्या? नहीं रहता है। तो ये जो देखेंगे 500 करोड़ जो सीमा किया गया, या किस संविधान संशोधन द्वारा और कब आया? हाँ, यह जो सीमा आपका 500 करोड़ जो कर दिया गया, यह सीमा किस संविधान संशोधन द्वारा और कब कहा गया? सही है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह आपको कितना सीमा कर दिया गया। लेकिन इससे धन निकालने का अधिकार किसको है? सही है, आपको निकासी। क्या निकासी? रुपया कौन करेगा? उससे धन निकालने का अधिकार किसको? इससे धन निकालने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति से किसी अनुमोदन का जरूरी होगा क्या? लेकिन संसद को स्वीकृति होने में वक्त लगता है कि नहीं लगता है? वहां बहुत मनमौजी आदमी है संसद में, यहाँ एक ही मनमौजी है, तो ज्यादा आदमी रहेगा तो वक्त भी क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो यही जो आकस्मिक जो है आपको इससे रिलेटेड। उसके बाद आप देखिएगा ना, CAG कहते हैं कंट्रोलर। क्या कहते हैं आप? हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको आप कहते हैं क्या? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी शॉर्ट नेम CAG। अभी वर्तमान में वही है ना, के वेणुगोपाल महान्यायवादी। ठीक है, ठीक। अब जो है आपका इसका नियुक्ति करने का काम कौन करता है? कौन करता है आपको? राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसको हटाने का भी काम कौन? हटाने का भी आपको कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसके सिफारिश से? इसमें PM, वो सब मंत्रिमंडल जो होता है वो सब सिफारिश करता है ना। लेकिन ऐसा अभी देश में नहीं हुआ है। उसके बाद इसका जो वर्णन मिलता है या कौन सा अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 148 में। किसमें आपको? अनुच्छेद 148 में इसका आपको वर्णन मिलता है। या इसका काम क्या होता है? यह आपको लेखा परीक्षक का काम करता है। क्या करता है? लेखा परीक्षक जांच। यह लेखा परीक्षक जांच का काम करता है, यानी ऑडिट करता है। केंद्र का करेगा या राज्य का? किसका काम करता है? केंद्र और राज्य दोनों का लेखा परीक्षण का जांच करता है। इसे साफ स्पष्ट हो जाता है यह सरकारी व्यय पर क्या करता है? अंकुश लगाने का काम करता है। यानी कहने का कि सरकार का रुपया ज्यादा खर्च नहीं करने देगा। यानी सरकारी व्यय को क्या करता है? सरकारी व्यय को हाँ कम करता है, यानी नियंत्रण करता है या कंट्रोल करता है। सरकार का ज्यादा खर्च न हो। अगर रुपया भी दिया गया है 100 रुपया, तो 100 रुपया में कितना रुपया खर्च हुआ है? खर्च हुआ है तो कितना, किस मद पर कितना कितना रुपया खर्च हुआ है, यहां तक का हिसाब लेता है कौन? CAG लेता है। लेकिन CAG जो होता है इसको वॉच डॉग के रूप में भी कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? वॉच
वाच, हाँ माने कुत्ता भी तो वफादार होता है ना ना। सबसे पहले पालतू या वफादार कौन, और सबसे कम वफादार कौन, आदमी। सबसे दुनिया में अगर कोई कम वफादारी है, अब उसको बहुत मानिए बुझिए, खूब पैसा खर्च कीजिए उस पर ना, लेकिन वहां भी उसका स्वार्थ छिपा रहता है। थोड़ा उसको डांट के तो देखिए, सारा आपका किया दिया बेकार हो जाएगा, एको दिन अगर डांट दिए तो ना। लेकिन कुत्ता को आप देखिए, उसका मालिक उसको कितना भी मारेगा, लेकिन केकियाएगा, लेकिन आपको काटेगा नहीं। काटता है नहीं, काटता है अपने मालिक को। 16 को सुए और 16 को नहीं लेता है, अब 3 को देता है शायद। हाँ देखिएगा, ते वॉच डॉग या पब्लिक पर्स ना, वॉच डॉग या पब्लिक पर्स के रूप में भी, माने जो पैसा होता है वो किसका होता है, हम ही लोग का होता है ना। तो पब्लिक पर्स के रूप में अब पैसा ज्यादा खर्च ना करे, इधर उधर ना हो, उसके लिए भी ये भी कुत्ता क्या करता रहता है, अभी ना कि सांप है कुत्ता, ठीक है, आपको वॉच डॉग के रूप में आपको काम करता है। तो पब्लिक पर्स के रूप में भी या वॉच डॉग के रूप में भी आपको कौन सी संस्था, सीएजी। हाँ, लेकिन यह जो प्रतिवेदन देता है, प्रतिवेदन या पेश, कैग जो प्रतिवेदन या जो पेश जो करता है वह किसको करता है, सही आपको अपना प्रतिवेदन सीएजी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। लेकिन राष्ट्रपति जब प्रतिवेदन तब देता है कैग राष्ट्रपति को, तो इस पर कौन सा समिति कार्य करता है, कौन सा समिति कार्य करेगा, तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। यानी कहने का कि राष्ट्रपति जब कैग प्रतिवेदन देगा किसको, राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति को जब प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट, रिपोर्ट भी लिख दीजिए, रिपोर्ट जब राष्ट्रपति को होगा तो उस रिपोर्ट का अनुपालन कौन करेगा, जांच कौन करेगा, तो लोक लेखा समिति। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैग का दोस्त या फ्रेंड, कैग का मित्र, कैग का मित्र या निर्देशक कौन होता है, यही कैग का मित्र या निर्देशक कौन होता है, लोक लेखा समिति होता है। लेकिन कैग का आंख और कान कौन होता है, ना ना राष्ट्रपति काहे रहेगा उधर, वो जांच थोड़ी करते हैं। हाँ, लोक लेखा समिति यानी कैग का आंख और कान, आंख और कान किसको कहा जाता है, लोक लेखा समिति को। और कैग का मित्र या निर्देशक या पथ प्रदर्शक भी किसको कहा जाता है, लोक लेखा समिति, क्योंकि उसका जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का तो आप जानवे करते हैं कि अध्यक्ष कौन होता है, कोई विपक्षी पार्टी का होता है। तो विपक्षी पार्टी सत्ता में जो काम करेगा उसको खोज करने वाला कौन है, विपक्षी वाला। तो उसमें अगर कोई सत्ता पक्ष अगर गलत करेगा तो विपक्षी पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, तो इसी पकड़ने के लिए उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, किसको, सही है आपको, विपक्ष को। लेकिन कैग का जो वेतन मिलता है, वेतन भाता, किस निधि से मिलता है, भारत के संचित निधि से इसका वेतन भाता और पेंशन तीनों मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान का एक ऐसा भी पद है जो एक बार अगर अवकाश ग्रहण कर लेता है यानी रिटायर हो जाता है तो दोबारा हिंदुस्तान के किसी भी पद पर नहीं बनेगा, कौन, कैग। कैग अगर एक बार अगर रिटायर हो जाता है तो सरकार के किसी भी पद पर वह दोबारा नहीं बन सकता। लेकिन एक ऐसा भी आपको कैग का अध्यक्ष था जो बाद में उसको वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, वह इकलौता व्यक्ति कौन है, सीएजी। सीएजी तो इसी को ना कहेंगे, आज कोई दिक्कत नहीं, गलती होते होते ना सही हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो जब मारा मारा से राम राम होने लगा हुआ ना, तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा है, एक ऐसा अब ये हम बताए हैं आप लोगों को कि जो कैग का अध्यक्ष होगा वह हिंदुस्तान के कोई भी पद पर नहीं होगा। अब ये हम बता रहे हैं कि एक ऐसा भी व्यक्ति था, अपवाद में, गुड, सही है, अपवाद पकड़ लिया आप सब ना। तो कैग का एक ऐसा भी व्यक्ति है आपको जो संविधान के अनुकूल वह नहीं पहुंच रहा ना, यानी विपरीत काम हुआ, यानी अपवाद हुआ, वह कौन है आपको, एक के ना ना एक के चंद्रा, ना ना एक के चंद्रा, एक के, ऐसा कैग का अध्यक्ष था जो बाद में किसी दूसरे पद पर भी बैठा, यानी अध्यक्ष रहा, कौन, वित्त आयोग का अध्यक्ष रहा। कैग के बाद भी वित्त आयोग का अध्यक्ष रहा, कौन, ए के चंद्रा। यानी हिंदुस्तान में यह इकलौता व्यक्ति है, कौन, ए के चंद्रा। थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, वो था कैग, ये क्या है, हाँ, महान्यायवादी, जिसको आप क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, क्या कहते हैं, ठीक है, आपके बात समझ आई, एजी से ज्यादा महत्व है ओजी का, ठीक है। हाँ हाँ, देश में ओजी बड़ा होता है कि एजी, ना। देखिएगा,
भले देश का तो ये प्रमुख जरूर होता है, लेकिन भारतीय परिवार में जो शब्द ओजी आया, हाँ सुनिए जी, हाँ सुनिएगा, जो ओजी जो हम लोग का भारतीय जो रीति रिवाज में जो ओजी है वो पति का नाम से बुलाने का अधिकार नहीं है। ओजी माने अपना ना तो ये जो है भारत में जो है एक टाइटल हो गया है प्रचलन में कि अगर पति को नाम से नहीं, ऐसे तो विदेश उदेश में बुलाता है। अब हम लोग यहाँ भी अब फैशन चला है, पश्चिमी सभ्यता का थोड़ा प्रभाव हम लोग पर भी पड़ा है, तब यहाँ भी अब जो थोड़ा है बड़ा बड़ा परिवार का है वो थोड़ा महिला सब वो सब नाम धके पुकार देती है, लेकिन ऐसे भारतीय परंपरा में जो संस्कृति है वह नाम रखने का अधिकार उसको नहीं देता है। तो वही नाम के जगह पर हुआ कि भाई क्या कहा जाए, ओजी ना। एक बात है, ओजी कहिएगा तो दूसरा नहीं समझता, जब भी समझेगा तो पति ही समझता है माने ओजी बराबर ना। अब हम लोग उधर से थोड़ा हटाइए देते। विदेश में जो है आपको एक बार अगर औरत पत्नी कह देती है कि भाई हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो थोड़ा भी पत्नी को कष्ट नहीं होता। यानी आप कहने से पहले वो कहती है ठीक है जाइए टाटा ना। लेकिन भारत का जो संस्कृति है मान मर्यादा, अगर एक बार पति कह दे कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे तो उसका आधा मौत उसी समय हो जाता है। तो बताइए हम लोग का जो संस्कृति है वो कितना अच्छा है। इसीलिए भारतीय किसी भी धार्मिक पुस्तक में आपको तलाक शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन विदेश के किसी भी आपको संविधान में जाइए वह तलाक शब्द मिलेगा। हाँ हाँ वही ना तलाके को ना डिवोर्स कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ठीक है। तो भारतीय बताइए भारतीय संस्कृति में ऐसा बना ही नहीं शब्द तलाक का, यानी भारतीय संस्कृति में ये शब्द नहीं होता है। लेकिन नया जो पैसन है जो प्रचलन हो गया इस सब में भी अब तलाक होने लगा है ना, माने हम लोग पर भी अब हावी हो रहा है पश्चिमी सभ्यता। इसलिए जब भी कोई पति अगर कोई सलाह दे तो आप नाकर नुकर मत कीजिए, ठीक है। हाँ अगर वो बोलते हैं तो कोई भी अंदरूनी अगर विवाद हो किसी तरह का मैटर तो तीसरा का बात मत सुनिए, जब भी सुनेंगे तो किसका, वही दोनों का। सही है, झगड़ा होता है तो अपना तो भी तो उसी से रहता है ना, तो इसका ये अर्थ नहीं होगा कि झगड़ा हो गया तो जाओ, झगड़ा ठीक हो गया तो फिर आओ, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ अब आएंगे हम लोग थोड़ा अटॉर्नी जनरल ना, ये जी बड़ा टाइम खींचा ए अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, इसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सही है आपको, राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखिएगा कैग में एक चीज छूट गया है, यानी उसका कार्यकाल कितना वर्ष का होगा, यानी 65 वर्ष या 6 वर्ष, दोनों में जो पहले समाप्त हो जाए। यानी 65 पूर जाएगा ए नहीं पूरेगा तो भी खत्म, ए पूर जाएगा ए नहीं पूरेगा तो भी, यानी अवकाश के लिए दोनों में से कोई एक को पूरा होना जरूरी है। तो ध्यान रखेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में जो पहले समाप्त हो वही आपका कैग का कार्यकाल होगा या अवकाश ग्रहण होगा। इसका आप बताइए कार्यकाल। सही है आपको, राष्ट्रपति का आपका महान न्यायवादी जो होता है उसका कार्यकाल नहीं होता है। अब जानते ही हैं कि इसका जो कार्यकाल होता है वह किसके मन पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति। सही है आपको, आते हैं ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंतक रहता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आमतौर पर इसका कार्यकाल 3 वर्ष समान, ऐसे अगर पूछता है, अगर ऑप्शन में दोनों देते तो प्राथमिकता किसको देना है, अगर 3 4 5 6 अगर देना है तो कौन, यानी ये भी सामान्यता होता है, ठीक है। आमतौर पर 3 वर्ष ना, लेकिन 4 वर्ष ना, तो ये कहेंगे बेस्ट ऑप्शन कौन, यही पश्चात पर्यंत। किसके पश्चात पर्यंत पर, लेकिन भारत का एक जो महान न्यायवादी होगा कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 76 कहता है ना। लेकिन भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, यानी भारत का कानून का सबसे बड़ा अधिकारी कौन, यही आपको अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। कौन है आपको, महान्यायवादी। अगर कोई के वेणुगोपाल भी है, हाँ हाँ हाँ, तो ये जो है आपको अगर कोई भी सरकार अगर त्याग पत्र देती है या कोई भी सरकार अगर भंग होती है तो ये अपने आप क्या होता है, इसको त्याग पत्र दे देना पड़ता है। यानी कहने का कि सरकार गई महान्यायवादी भी गई, यानी दोनों जो है आपको एक बार जाएगा। यानी सरकार वर्चस्व में है तो रहेगा, अगर खत्म तो ये भी खत्म। लेकिन महान्यायवादी जो है सरकार का जितना काम करता है लॉ का ना, ये कौन करता है, महान्यायवादी। या किसी गैर व्यक्ति का भी या केस लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है, या सरकार का भी केस लड़ सकता है, और या किसी भी व्यक्ति, इसीलिए यह सरकार का अर्ध कर्मचारी होता है। कौन,
अर्ध कर्मचारी होता है क्योंकि सरकार का भी काम करेगा और किसी निजी व्यक्ति हमारा और आपका भी लड़ाई लड़ सकता है। कौन? लेकिन इसका जो योग्यता होता है सही है। कैग और महान्यायवादी दोनों, कैग और महान्यायवादी दोनों अगर कहेंगे इसका योग्यता कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होता है उसका जो योग्यता होता है वह कैग का भी होता है और महान्यायवादी का भी होता है। किसके बराबर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य की अन्य न्यायाधीश के योग्यता के बराबर होता है। हाँ, वही ना कहे नहीं बनेगा तो नहीं। ओह, वही ना कहे हैं जब ये खत्म हो गया तो यो खत्म हो गया। मैंने ना बकलोल नहीं कही। सुनिए ना, गड़बड़ रहने दीजिए। मैंने कभी कभी समझ में नहीं कोई बात आता रहने दीजिए। सुनिए, अब हम बता देते रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहने का कि आपका कार्यकाल दोनों में से कोई एक पूरा हो जाए तो आप गायब हो जाएंगे, ऊपर नहीं। मैंने आपका अवकाश ग्रहण हो जाएगा, यानी कार्यकाल आपका समाप्त हो जाएगा। दोनों में से कोई एक भी, यानी ए होगा, ए है ए नहीं है तो भी, ए है ए नहीं है तो भी, यानी दोनों में से कोई एक भी होगा तो अवकाश ग्रहण कर लेगा। कौन? महान्यायवादी नहीं। और उसके बाद आइएगा, ये जो होता है महान्यायवादी, इसको योग्यता है कि संसद के कोई भी सदन में, एक तो आपको बताए हैं कि इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर है। तो आप बताइए किसी राज्य के हाई कोर्ट में यह वकालत कर सकता है कि नहीं? जब उसका योग्यता बराबर है तो ये किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में यह वकालत करने का इसको योग्यता है या अधिकार है, नंबर एक। दूसरी बात, योग्यता के आधार पर संसद के दोनों सदन में योग्यता के आधार पर संसद के किसी भी सदन में, यानी कहने का कि लोकसभा या राज्यसभा में, यह बैठ सकता है कि नहीं, बोल सकता है कि नहीं, वोट दे सकता है कि नहीं। यानी वोट क्यों देगा, यानी वोट क्यों नहीं दे सकता? आप जानते हैं कि संसद के कोई भी सदन हो, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो उसका मेंबर होगा वही उस सदन में वोट दे सकता है। लेकिन महान्यायवादी किसी सदन का सदस्य है क्या? नहीं है। एक बार और, अच्छा, तो आप बताइए, जब संसद का सदस्य नहीं है और संसद का सदस्य होगा वही वोट दे सकता है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं है, तो क्या यह वोट दे सकता है? लेकिन बोल और बैठ क्या हो सकता है? क्योंकि योग्यता का है आधार, यानी योग्यता उस टाइप का है जो बैठ सकता है या बोल सकता है, इसलिए इसको अधिकार रखा गया ताकि योग्यता वाला आदमी बैठेगा तो किसी तरह का दिक्कत न हो। तो ये ध्यान रखेंगे महान्यायवादी। लेकिन आप जो जानते हैं, भले 76 में तो इसका जरूर पद का वर्णन मिलता है, लेकिन पद का वर्णन मिलता है, लेकिन इसको महान्यायवादी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। भले यह पद का वर्णन तो 76 में जरूर है, लेकिन महान्यायवादी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। कौन अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 88 कहता है। कौन कहता है आपको? अनुच्छेद 88 कहता है। आप लोग का कल आपका क्लास है संविधान का 11 बजे से, जो क्लास लेंगे आपको खान सर। आए कितना बजे तक तो कंफर्म नहीं है, लेकिन शुरू 11 बजे तक होगा। तो इसमें घंटा लगाने की क्या जरूरी है? 11 बजे तक खाओ के टंच रहिएगा, ठीक है? हाँ, 11 बजे तक खाना, मान लिया 1 घंटा ज्यादा ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और 11 बजे टाइम भी आपका सही है। हाँ, तो उस समय तक खाना उना बनिए जाना चाहिए।